वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सभी लोगों ने अब तक जितना पढ़ा है सब रिवाइज किया होगा, सबको क्लियर है? बहुत सारे बच्चों ने कल की एक्टिविटी परफॉर्म की एंड पर्सनली भी और ग्रुप्स पे भी रिस्पॉन्स आए एंड दैट इज फैंटास्टिक। कुछ गलतियां हुई तो वो मैंने करेक्ट की हैं एंड जिसने किया है एंड आप लोगों ने सीखा है पर्टिकुलरली, जो भी जिसने भी ये एक्टिविटी की GPAL वाली, जो हमने ऑफ हिस्ट्री लिखना सीखा, सो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट एंड जिसने नहीं किए वो भी करके मेरे को पर्सनली डाल सकता है या फिर ग्रुप पे डाल सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। हम लोग कल हमने हिस्ट्री टेकन पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था, जहां पर हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। देखो क्या क्या थे हिस्ट्री टेकन जब हम कर रहे थे। तो हमने पहले देखा नेम, डेट, एड्रेस, ग्रेविडा, पैरिटी, ये सब देखते हैं। इसके अलावा रिलीजन पूछ लेते हैं, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज पूछ लेते हैं, ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड, पीरियड ऑफ जेस्टेशन और कंप्लेंट्स। ठीक है, और फिर उन कंप्लेंट्स की हिस्ट्री। फिर उसके बाद हम पर्टिकुलरली जो हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी पे आते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो भी हिस्ट्री होगी, सेकंड ट्राइमेस्टर की जो हिस्ट्री होगी, थर्ड ट्राइमेस्टर की जो हिस्ट्री होगी, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा फिर हम किस पे आते हैं? ऑप्स हिस्ट्री पे। ऑप्स हिस्ट्री हमने कल बहुत डेप्थ में देखी थी कैसे करते हैं और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ऑप्स हिस्ट्री की इसमें। और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हमने देखी थी। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के साथ साथ हमने उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्रीज को पूछा था एंड उसके साथ क्या देखा था हमने? पास्ट सर्जिकल हिस्ट्रीज भी हमने देखी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हिस्ट्री में हमने कवर किए थे कल। सबको क्लियर है इतने सारे पॉइंट्स? कोई कंफ्यूज तो नहीं है? सब लोग ऑन टिप्स करो। कोई मतलब 2 लोग मुझे आके ऑन कैमरा बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स थे जल्दी से। 17 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। जितने भी याद आए आप उतने बताओ। कैमराज ऑन करके बैठो सभी लोग, तभी तो मजा आएगा। सामने रख दो ऐसे फोन को और अपना पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कौन बोला? निशा बोल रही है? जी मैम। ठीक है, बताओ। मैम हिस्ट्री में सबसे पहले हमने नेम, एड्रेस मैम, उसके बाद में एज, ऑक्यूपेशन, रिलीजन। ऑक्यूपेशन मैम हस्बैंड वाइफ दोनों का आ गया, रिलीजन में हो गया। उसके बाद में मैम उसकी प्रेजेंट इलनेस जो है उसके बारे में पढ़ा, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, फिर मैम ऑप्स हिस्ट्री उसकी, और मैम उसके कंप्लेंट्स, कॉम्प्लिकेशन जो है उसको वो, और क्या था बस मैम मुझे इतना याद है। ठीक है, गुड। ठीक है, और कौन बताएगा? और कौन ऐड ऑन करेगा? शबाना आप बता रही? मैम सबसे पहले नेम, एज और रिलीजन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और मैम क्या प्रीवियस हिस्ट्री मैम, और पास्ट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ये सब देते हैं। प्रेजेंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री क्या है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ये भी देखेंगे। ठीक है, ऑप्स हिस्ट्री में क्या है, प्रेजेंट कंप्लेन क्या है और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट कंप्लेन क्या है, ये सारे पॉइंट्स भी एडेड होंगे। ठीक है, गुड। मतलब हमको 70% रिटेन्ड है विद इन दिस सेक्शन। रिवाइज करो, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ये सब भी हम पूछ लेते हैं। फिर इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन। अब हमने उसकी सारी हिस्ट्री ले ली,
अब हमें उसे एग्जामिन करना है, लाइक फिजिकली हम उसमें क्या क्या देखेंगे। जब आपके पास पेशेंट चल के आ रहा है, वहीं से उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम उसकी हाइट देख लेंगे, हाइट का सिग्निफिकेंस मैंने कल बताया था। वेट देख लेंगे, उसकी बिल्ट देख लेंगे, बीएमआई देख लेंगे। इसके साथ साथ क्या न्यूट्रिशन देख लेंगे कि कैसी है, मतलब थिन तो नहीं है, मतलब माल नरिश तो नहीं है, कुछ ऐसा सा प्रेडिक्ट तो नहीं हो रहा। तो उससे हम उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हम पता लगा पाते हैं। पेलर तो नहीं है, इक्टेरस तो नहीं है। अगर पेलर इक्टेरस है तो थोड़ी सी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ ही चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें हम एग्जामिनेशन के दौरान ही देख लेते हैं, पेलर इक्टेरस। इसके साथ साथ हम आते हैं एडिमा। एडिमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमन कंप्लेन है। एक जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंट पेशेंट लोड होता है, जहां पर पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आती है कि मेरे को डॉक्टर साहिबा कि एडिमा हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को पैरों में सूजन रहती है। तो ये जो एडिमा है, ये बहुत बार तो नॉर्मल भी होता है, जिसे कहते हैं फिजिकल एडिमा, या फिर पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये फिजिकल एडिमा है या फिर ये कोई पैथोलॉजी की वजह से आया, किसी प्रॉब्लम की वजह से आया। तो पहले तो हम कैसे एग्जामिन करेंगे कि एडिमा है भी या नहीं। एडिमा को एग्जामिन करने के लिए क्या करते हैं हम, जो लोअर 1/3 ऑफ द टिबियल शिन, टिबिया जानते हो ना, टिबियल बोन, जो मतलब आपके जो एडी जिसे बोलते हैं ना, उसके ऊपर की साइड हम जाते हैं, वो वहां पर हम उसको प्रेस करके देखते हैं। ठीक है, टिबियल शिन सामने से पिटिंग, मतलब आप ना फिंगर से 10 सेकेंड के लिए उसको दबाओगे और दबाने के बाद उसे छोड़ दोगे। जब आप छोड़ोगे तो वो धीरे धीरे वापस आएगी। अगर वो अपने आप नॉर्मली एकदम से वापस आ जा रही है तो वहां पर कोई भी एडिमा नहीं है। अगर वो धीरे धीरे कुछ सेकंड्स में वापस आ रही है तो वहां पर एडिमा प्रेजेंट है। ठीक है, सभी लोग कैमराज ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग मेरे मतलब मेन ग्रुप के हैं वो तो जरूर करें। ठीक है, मैं अभी वो कंपलसरी नहीं कर रही हूँ, बट ये तुम लोगों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, अभी से आदत डालो। तो एडिमा समझ में आया कि कैसे देखना है। टिबियल शिन, टिबिया जो बोन है उसके ऊपर ही हम उसको थोड़ा सा लोअर एंड पे, लोअर जो साइड है टिबिया की, वहां पर प्रेस करते हैं। और वहां पर हम क्या देखते हैं कि अगर मेरे 10 सेकंड 6-7 सेकंड हमने जब उसको दबाया और वो वापस से आने में टाइम ले रही है, मतलब वहां पर कुछ गड्ढे जैसा बन गया और वो वापस आने में टाइम ले रही है, तो वहां पर क्या है, एक पिटिंग एडिमा प्रेजेंट है। अगर वो वापस एकदम से वापस आ जा रही है तो वहां पर पिटिंग एडिमा एब्सेंट है। क्लियर, एग्जामिन करने का तरीका समझ में आ गया। अब हमें ये बताना है उसे कि ये एक नॉर्मल एडिमा है या फिर ये एक किसी पैथोलॉजी की वजह से एडिमा है। तो फिजियोलॉजिकल एडिमा यानी पॉस्चुरल। अब क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में मैंने पहले भी बताया था, जो राइट इलियक आर्टरी जो होती है हमारी, वो पूरा ब्लड सप्लाई ऊपर पहुंचा रही होती है। ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस, मतलब हैवी हो गया है यूट्रस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस वेन पे कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ रहा है और उसकी जो प्रॉपर सप्लाई, जो पंपिंग है, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो बहुत सारा नीचे ही रह जाता है, बहुत अच्छे से पंपिंग नहीं हो पा रही ब्लड की। तो इसकी वजह से क्या होता है, पैरों में एक इडिमा सा दिखने लगता है, रेडनेस दिखने लगती है, पेनफुल होता है। मतलब जो भी इडिमा के साइन होते हैं ना, पेलर, कॉलर, डॉलर, जो भी हम पढ़ते थे अपने फिजियोलॉजी में, तो वो सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। ठीक है, रेडनेस होगी, पेन होगा। तो वो जो चीज है, मतलब अब हमें वो डिफरेंशिएट करना है कि ये उसी कारण से आ रही है या फिर कहीं कुछ और है, जैसे कोई कार्डियक डिजीज है या फिर कोई किडनी प्रॉब्लम है। इन सब की वजह से भी मतलब जो हमारा एक प्रेजेंटेशन आती है वो इडिमा की आती है, तो उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका ये है इसको डिफरेंशिएट करने का, कि पेशेंट जब आराम करेगी, एक पोजीशन, मतलब अपने जब लेग्स को रेस करके रात में लेटती है और सुबह में जो उसकी इडिमा है वो कम हो जाती है, तो एक बहुत सिंपल तरीका है कि आराम करने से अगर इडिमा जा रहा है तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट इडिमा है।
मतलब पॉस्चरल, आप वो पूरे दिन खड़ी रहती है, काम कर रही है, या फिर पैर लटका के ही बैठी है, तो वो एडिमा बन जाता है ड्यू टू द पोस्चर ऑफ दैट लेडी थ्रू आउट द डे। अब जब वो आराम करेगी तो वो नॉर्मल हो जाता है। ये एक डिफरेंशिएशन कैरेक्टर होता है, तो ये अपने आप चली जाती है। पहले तो बात, इसके थोड़े से और पॉइंट्स हैं। बहुत थोड़ी बहुत होती है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है इन स्वेलिंग। हम डिफरेंट जब हम देखते हैं मल्टीपल केसेस तो हमें समझ में आने लगता है अच्छा ये नॉर्मल है, इतनी ज्यादा नहीं है। ज्यादातर एक राइट लेग में ज्यादातर होती है, कंप्लेन करती है कि मेरे एक ही पैर में है, और ये भी हो सकता है दोनों में हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक में ही रहे, तो दोनों में भी देख सकते हो ये पोस्चरल एडिमा। उसके साथ साथ क्या होता है, अनएसोसिएटेड विद द प्री एक्लेम्शिया और प्रोटीन्यूरिया, मतलब उसमें ना कोई भी प्री एक्लेम्शिया वाले या प्रोटीन्यूरिया वाले कोई सिम्टम नहीं होंगे। मतलब जब भी हम उसका बीपी वगैरह देखेंगे, उसका प्रोटीन देखेंगे, सीरम प्रोटीन देखेंगे, वो नॉर्मल होगा। ठीक है। अगर आपके पास मान लो कोई पेशेंट बार बार कंप्लेन कर रही है कि मेरे को मतलब इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक बार क्या कर सकते हो, उसका सीरम प्रोटीन करा के देख सकते हो। सीरम प्रोटीन में अगर कोई प्रॉब्लम निकल रही है, बढ़ा हुआ निकल रहा है, कम निकल रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब फिर वो कंडीशन प्री एक्लेम्शिया की हो सकती है। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप सीरम प्रोटीन के लिए जा सकते हो, प्लस उसका बीपी मॉनिटरिंग रख सकते हो, जो आपको नॉर्मली भी हर एएनसी में करना ही है। फिर उसके बाद क्या है, रेस्ट करने पे ये चली जाती है। मैम सीरम प्रोटीन यूरिन टेस्ट में? सीरम प्रोटीन ब्लड में, यूरिन में भी करते हैं, यूरिन में भी आप प्रोटीन टेस्ट कर सकते हो और ब्लड से भी कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली जो हम एएनसी में पढ़ते हैं वो यूरिन से ही करते हैं, लेकिन क्लिनिकली जो है ना हम ब्लड से भी करा लेते हैं। डिसअपियर ऑन द रेस्ट अलोन, और इसके साथ साथ कोई उसको कार्डियक पैथोलॉजी ना हो, पहले से कोई कार्डियक प्रॉब्लम, नोन प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई नोन रीनल प्रॉब्लम ना हो, कोई हिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीजें हम ड्यूरिंग द हिस्ट्री रूल आउट कर ही लेते हैं। ठीक है। तब हम उसको कह देते हैं कि ये आपकी नॉर्मल इडिमा है, यू जस्ट नीड टू रेस्ट। एंड कैसे रेस्ट करना है, लेग रेस करके रेस्ट करेगी, उसके साथ साथ थोड़ा सा मसाज करवा सकती हैं। मसाज कैसे, ऊपर की साइड, ऊपर की साइड अगर हम उसको मसाज बोल देते हैं, एंड उसके साथ उसको आराम करने के लिए बोल देते हैं, और पैर लटका के ना लेटे, अब ना बैठे, तो इससे क्या होता है, इसकी जो टेम्परेरी ये जो ईडिमा की प्रॉब्लम है वो सबसाइड कर जाती है। ठीक है। अब उसके साथ साथ हम उसका ओरल कैविटी के बारे में भी पूछ लेते हैं कि कुछ आपको गम्स ब्लीडिंग वगैरह ऐसा कुछ खुद भी बता सकती है। मतलब 10 में से 2 पेशेंट ऐसे आ जाते हैं कि मेरे गम से ब्लीडिंग है, या फिर कुछ ओरल प्रॉब्लम बता सकती है, तो आप उसमें सिंपली, उसमें विटामिन सी काम करता है। सिंपली एक विटामिन सी की जो वैसी टैबलेट्स होती है ना, तो आप उन्हें चला दो, उससे आराम हो जाता है। ठीक है। ये नॉर्मल है होना, मतलब एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये थोड़ा सा इम्यूनो सप्रेसेंट स्टेज होती है हमारी जो प्रेगनेंसी होती है, तो इसलिए ये कॉमनली हो जाता है। आप इसमें सिंपली एक विटामिन सी से इसको ट्रीट कर सकते हो। इसके साथ साथ क्या है, इसमें हम और चीजें पूछ सकते हैं कि थायराइड वगैरह चेक कर सकते हैं, किसी का इनलार्ज थायराइड तो नहीं है, जेवीपी प्रेशर, जो जुगुलर वेनस प्रेशर होता है, वो सब चीजें मतलब थोड़ा बहुत एक नजर दौड़ा लेते हैं, सो दैट कि हमें किस तरह से चलना है। जब हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ताकि हम आगे आने वाले जो रिस्क हैं उनको प्रिवेंट कर सकें, तो इसलिए हम एक जनरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से हर चीज देख लेते हैं। लिम्फेडिनोपैथी तो नहीं है कोई भी, थोड़ी बहुत, जैसे क्या होता है ना, प्रेगनेंसी के दौरान लिम्फेडिनोपैथी भी बढ़ जाती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ये सारी चीजें बढ़ना, क्योंकि क्या हो रहा है ना, अगर ज्यादातर प्राइमी ग्रेविडा में मैंने देखा है, क्लिनिकली देखा है मैंने, किसी बुक में नहीं लिखा, क्लिनिकली क्या होता है ना, जब एक लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो उसके सारे मैमरी ग्लैंड्स वगैरह ये सब डेवलप हो रहे होते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, एक्सिलरी ग्लैंड्स में भी थोड़ी सी स्वेलिंग आना, ये सब आना तो नॉर्मल हो जाता है। तो उसमें कुछ नहीं करना है फिलहाल, उसको रोग मतलब बस उसको नॉर्मली पास ऑन होने देना है। आफ्टर डिलीवरी भी वो रहता है, तब वो ट्रीटमेंट की तरफ जाता है। ठीक है।
until and unless कि वो टीबी की ना हो या फिर कोई और अदर पैथोलॉजी ना हो, ठीक है। पल्स, बीपी, टेम्परेचर, ये सब तो हम हर बार करने वाले हैं, वो जितनी बार आपके पास आएगी। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन देख लेते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब सिस्टमिक एग्जामिनेशन पे आते हैं। सिस्टम में हम क्या क्या देखेंगे सिस्टमिक में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपको इसमें मर्मर और नॉर्मल कार्डियक साउंड्स को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। तो ये पहले जैसे ही आपके पास पेशेंट आके बैठे तो आप सबसे पहले उसकी कार्डियक साउंड सुन लो। नॉर्मल है तो ठीक है, आप आगे बढ़ो, अगर वो मरमर आ रही है तो आप उसको रेफर करो, या फिर अगर आप स्पेशलाइज्ड हो, अगर आप कंफर्टेबल हो with all the knowledge or all the treatments, then you can go further with all the precautions. उसके साथ साथ क्या है, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम भी देख लो कि कोई और लाइक किसी तरीके की कोई साउंड ना आ रही हो एबनॉर्मल, तो आप वो सारी देख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब आते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत दिनों से पढ़ते भी आ रहे हैं, वही सब है। ऑब्स का जो एग्जामिनेशन होता है ना, उसका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले हम पर एब्डोमिनल देखते हैं, ये सीक्वेंस हमेशा याद रखना, चाहे आप गायनिक का पेशेंट देखो चाहे आप ऑब्स का। सबसे पहले आप जैसे अगर गायनिक का है तो उसमें एब्डोमिनली देखने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है जैसे कोई लंप है कोई ऐसी चीज है तो आप देखो, ठीक है। अगर कोई जरूरत नहीं है तो आप उस स्टेप को स्किप कर सकते हो। बट सबसे पहले क्या करते हैं, हम पीए देखते हैं, पर एब्डोमिनली देखते हैं। उसके बाद हम पर स्पेकुलम देखते हैं। हमेशा याद रखना, पहले हम स्पेकुलम डाल के जो भी पैथोलॉजी है उसको दूर से देख लेंगे, फिर लास्ट में हम पीवी करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मान लो कोई कैंसरस सेल्स हैं या कोई ऐसी पैथोलॉजी जो टच करते ही ब्लीड कर जाएगी। अगर आपने पीवी कर लिया पहले ही, जो कि आपको रेडनेस दूर से दिख सकती थी, तो जैसे ही आपने पीवी करा वहां पे भड़बड़ा के ब्लीडिंग हो गई। अब वो ना आप पर स्पेकुलम पहचानने के रहे ना आप वैसे पहचानने के रहे, तो इसलिए सबसे पहले पर स्पेकुलम देख लो कि कुछ रेडनेस है या फिर कुछ ऐसी ऊजिंग तो नहीं हो रही, तो आप उसे टच नहीं करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप, अगर आपको लगता है कि सब ठीक है, अब मुझे और अंदर का असेस करना है, तो आप तब पीवी करोगे। क्लियर, तीनों स्टेप क्लियर है। सबसे पहले क्या करोगे, जब भी आपके पास पेशेंट आएगा, मैम पर करना है, उसके बाद में पीवी करना है। हाँ गुड, ठीक है। अब एब्डोमिनली हम क्या क्या देख सकते हैं, वही सब चीजें कि हमें उसकी टोन देख लेनी है, इंसिजनल स्कार तो नहीं है कोई सा, कोई हर्निएशन तो नहीं है, कोई मतलब जो भी स्ट्राया है, और ये जो हमने साइंस पढ़े थे वो सारी चीजें हम एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि आप उसमें सारे उसके जो स्ट्रेच मार्क, जो स्ट्राया कह रहे थे, लीनिया नाइग्रा कह रहे थे, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं कि वो हो भी रही है या नहीं हो रही है। हल्का सा जो बल जाता है वो दिख रहा है, या फिर कोई इंसिजनल स्कार इंपॉर्टेंट है कि वो क्या बता देता है, हिस्ट्री बता देता है कि किसी कोई ऑपरेटिव मेथड इसके साथ हो रखा है, ठीक है। तो आप वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर लोगे। अब क्या है, हम आते हैं पीवी में। पीवी इन्होंने पहले बता दिया, बट पीवी से पहले हम पर स्पेकुलम करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, पहले पर स्पेकुलम देख लेते हैं। पर स्पेकुलम क्या है भाई, आपने स्पेकुलर डाला और उसके बाद आपने देख लिया, ओपन करके देख लिया। स्पेकुलम कई तरीके के आते हैं, लाइक बाई वेल्व भी आते हैं और सिंगल हैंडेड वाले भी जाते हैं, तो आप उसको डाल के आप वहां पर देख लेते हो। अगर नीडेड है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ड्यूरिंग द एंटीनेटल केयर वो विजाइनल स्वाब भी देख लेते हैं। मतलब आप उसमें क्या देख सकते हो, पैप स्मेयर करके एक जांच होती है जिसमें आप क्या देख सकते हो कि कोई कैंसरस सेल्स तो नहीं है, ठीक है, वो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। बहुत सारे लोग करवा लेते हैं लेकिन नॉर्मली कोई नहीं करवाता है, ठीक है। ये मतलब अगर कोई डाउट है, आपको कुछ रेडनेस दिख रही है कहीं पे, आपको सर्वाइकल कैंसर जब हम पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊंगी कि कैसे लगता है कि अच्छा सर्वाइकल कैंसर की कैसे साइंस हैं, क्या कैसे हम उसको सोचेंगे और कैसे उसमें हम उसको इंडिकेट करेंगे कि आप पैप स्मेयर के लिए जाओ। पैप स्मेयर एक सिंपली एक स्क्रीनिंग मेथड है, मतलब आप उससे कंफर्म नहीं हो कि मैम इसके आइरिस पास सेप्टिला से किया जाता है ना? क्या। मैम आइरिस सेप्टिला से किया जाता है ना पेप्स में? क्या किया जाता है?
पेप्स में जो होता है वो आईडी सेप्टुला से किया जाता है ना? नहीं नहीं नहीं, स्पेकुलम से हम क्या करेंगे, उसको ओपन करते हैं। स्पेकुलम कुछ ऐसा कैंची की तरह से होता है, आप उसको डालो, आप वो उसको जब टाइट करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। आप ओपन करने के बाद एक ब्रश जैसा होता है, बहुत छोटा सा ब्रश, या फिर जो जैसे ईयरबड आते हैं इस टाइप के कुछ कॉटन स्वाब स्टिक्स होती हैं, तो आप उससे क्या करते हो, बस एक हल्का सा आपने स्वाब लिया उसका, जो वेजाइनल स्वाब लेके आप उसको टेस्टिंग के लिए भेज देते हो, उसी से हो जाता है। ठीक है, वो होता है पेपिस में। समझ गए? स्पेकुलम तो एक बस देखने के लिए है, मतलब आपको ओपन करेगा, वेजाइनल जो ओपनिंग है उसको ओपन करने के लिए। ठीक है, तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन समझ में आ गया। अगर कोई ऐसा नीडेड है तो आप कर सकते हो, कोई करता नहीं है, मतलब यूजुअली नहीं करता, मगर कोई ऐसी नीड आ गई, कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ गया जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे दिखेगा, तो आप उसमें यूज कर सकते हो पर स्पेकुलम। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पर विजाइनली। पीवी हम कर लेते हैं। पीवी देखो मतलब इसमें लिखा है कि आप 12 वीक से पहले कर लेते हो, ये सब पुराने मतलब पुरानी इसका एडिशन है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। पहले करते थे लोग पीवी की, भाई शुरू में ही पीवी कर लिया, अभी नीडेड नहीं है, क्योंकि अभी अल्ट्रासाउंड्स हैं और हमें करवाने ही करवाने हैं अकॉर्डिंग टू WHO। पहली बार जब आपके पास पेशेंट आएगी तो आपको उसको अल्ट्रासाउंड करवाना है, बेसिक अल्ट्रासाउंड आप उसको रिकमेंड करोगे। आप पीवी करने नहीं बैठोगे या बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करने नहीं बैठोगे, क्योंकि जब आप पीवी करते हो तो आपको नहीं पता कि यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन है। मान लो कि उसके पहले भी अबॉर्शंस हो चुके हैं, आपने प्रॉपर हिस्ट्री नहीं ले पाई, मान लो इसका प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, तो उसमें क्या होगा, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा जो है बिल्कुल ओपनिंग पे है, आपने उसका पीवी किया और वो उसका क्या हुआ, ब्लीडिंग हो गई भड़बड़ा के, और उसकी जो प्रेगनेंसी वो खराब हो गई। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हो सकता है उसकी प्रेगनेंसी अभी इतनी मजबूत ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर हो जिसकी वजह से वो ब्लीड कर सकती है, उसकी प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। बहुत अच्छे क्लिनिशियंस होते थे पहले, तो वो कर लेते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन नीडेड नहीं है। जब आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाने वाले हो और वो सब कुछ बताने वाला है, तो क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि आप बिफोर 12 वीक्स आप टू डायग्नोज द प्रेगनेंसी आप उसको कर सकते हो, या फिर यूट्रस साइज जिससे आप उसकी वीक्स बता सकते हो कितनी वीक की प्रेगनेंसी है, या फिर कोई पेल्विक पैथोलॉजी तो नहीं है। तो ये सारी चीजें अल्ट्रासाउंड अब नॉर्मली आराम से बता देता है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। बट पढ़ने के लिए या फिर लिखने के लिए आप लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में। ठीक है, फिर एक आता है बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, जो हमने एक चैप्टर में देखा भी था, जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता है। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, हम 2 फिंगर्स, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर को हम पीवी डालते हैं, पर विजाइनली डालते हैं, एंड जो हमारा राइट हैंड है उसको हम क्या करते हैं, उसको सुप्रा प्यूबिकली हम उसको प्रेस करते हैं उसकी फिंगर, और फिर इतना प्रेस करते हैं, इतना प्रेस करते हैं कि ये दोनों आपस में मिल जाएं उंगलियां। ठीक है, हमें ऐसा फील होगा ये आपस में कुछ, मतलब कुछ तो बीच में होएगा, लेकिन ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में जो एक स्ट्रक्चर आएगा, आपके हाथ में जो बीच में स्ट्रक्चर आएगा वो क्या होगा, यूट्रस होगा। ठीक है, ये हम शुरू में करते हैं, जिससे हम क्या बता पाते हैं, साइज ऑफ द यूट्रस, कि 6 हफ्ते का है, 10 हफ्ते का है, या 12 हफ्ते का है, तो हम इससे ये बता पाते हैं। ठीक है, और सर्विक्स कैसी है, सॉफ्ट है, हार्ड है। अब क्या हो रहा है, जब ऐसे अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं तो सर्विक्स क्या है, उस टाइम पे सॉफ्ट हो रखी है, यानी इनिशियल स्टेज होगी, कहीं 6 वीक पे जाके आप जब वो सर्वाइकल आप साइंस पढ़ते हो, तो वहां पे क्या पढ़ते हो, एक सॉफ्टनिंग ऑफ दी मैम गोल्डन सर्विक्स साइन था। पढ़ते हो, गोल्डन गुडन गुडल साइन। साइन। गोल्डन साइन। तो वहां पर क्या होता है, आपको वो फील होता है पर्टिकुलरली, अगर वो सॉफ्ट होगी तो आपको फील हो जाएगा कि अच्छा सॉफ्ट है, और अगर हार्ड होगी तो थोड़ी सी मुश्किल से कंप्रेस होगी। अगर ये कंप्रेसिबल है तो ये एक साइन होता है, क्या नाम है उस साइन का, मैम हम गोल्डन हेगार साइन। साइन। हेगार साइन। हेगार साइन, ये हेगार हेगार साइन। साइन, गुड। हेगार हेगार साइन साइन। क्या होता है, अगर ये दोनों आपस में टकरा रही होंगी और तुम्हें लग रहा है कि कंप्रेसिबल है, जो स्ट्रक्चर हाथ के बीच में है वो कंप्रेस हो रहा है आराम से, तो ये हेगार साइन पॉजिटिव बताता है। हम पढ़ेंगे, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है ना वो परेशान नहीं होएगा, आगे पढ़ेंगे।
ठीक है, ये सारी चीजें आपको बेसिकली क्या है, बाई मैनुअल का जो मेन टारगेट होता है कि साइज ऑफ द यूट्रस बता दे और सर्विक्स कैसी है, सर्विक्स सॉफ्ट हो रही है, हार्ड हो रही है, कोई पैथोलॉजी तो नहीं। जब हम इन दोनों के हाथ के बीच में जब यूट्रस आएगा, अगर मान लो किसी का फाइब्रॉइड है तो आपको वो फील हो जाएगा इसमें ही कि कुछ और भी है, कुछ और एबनॉर्मल चीज है, तो आप उसको फिर और फर्दर इन्वेस्टिगेट करवाओगे। तब आप और देखोगे डीपली कि क्या और इसमें ऐसा क्या है जो बहुत एबनॉर्मल सा फील हो रहा है। उसके लिए आप फर्दर अल्ट्रासाउंड की है हेल्प लोगे अल्टीमेटली। अभी तक सबको क्लियर है सारे एग्जामिनेशंस? ठीक है। मैंने क्या बताया, ऑप्स एग्जामिनेशन। ऑप्स एग्जामिनेशन कौन समझाएगा मुझे? कोई नया बच्चा बताएगा? पुराने को मुझे पता है सबको आगे है। रेज योर हैंड और टाइप मी एनी न्यू स्टूडेंट। जो अभी मेरी क्लास में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं वो लोग नहीं रेज करेंगे हैंड, जो नए बच्चे हैं वो लोग, उनमें से कोई बताएगा। टाइप मी if any one of you interested. It's very simple. It hardly took 2 minutes or 1 minute. कौन बताएगा, जल्दी बताओ। ओके, डॉक्टर रजिया आप बताओ। बोलो, जब आप बोलोगे ना तभी सीखोगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक फास्ट रिवाइज प्लीज मैम। समझ में नहीं आया क्या डॉक्टर राकेश? यू वांट अ रिवीजन? जल्दी से कोई बता दो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर सादिया, कौन बोलेगा, जल्दी बताओ। डर क्या लग रहा है? फ्री रहो, सब लोग बोलो तभी सीखोगे। मेरा मतलब जो आपको पर्पस है ना कॉल आउट करने का, बस मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें, आपका फायदा है। जब आप यहाँ पर बोलोगे ना तो आप कहीं पे भी बोल लोगे, ठीक है। मे बी आपने अभी गलत बोला, जब मैं सही बोलूंगी ना तो आप उसको रिवाइंड कर पाओगे। ये सारी चीजें आपको परफॉर्म करनी है इन एक्चुअल। अगर आप ट्रूली डेस्परेट हो टू लर्न, अपना सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको करनी पड़ेंगी, बोलना भी पड़ेगा और परफॉर्म भी करनी पड़ेंगी। तो अभी स्टेप लो इन दिस क्लास, अभी मतलब प्रण ले लो कि मुझे सीखना ही है। विद इन 4 months आई विल बी स्पेशलाइज्ड इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना बहुत जरूरी है। ऑर्डिनरी सब जो कैमरा ऑफ करके बैठ रहे हैं ना, ये सारे ऑर्डिनरी हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जस्ट स्विच ऑन द कैमराज एंड बी अटेंटिव एंड बी लाइक एक्टिव ड्यूरिंग द क्लास। आंसर्स करो, अगर बोल नहीं पा रहे हो तो चैट सेक्शन में इन्वॉल्व रहो, बोलते रहो, मतलब कुछ एक्टिविटी करोगे ना तो ही सीखोगे। वरना ये जो वर्चुअल क्लास वर्ल्ड है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है फॉर ए स्टूडेंट एंड फॉर अ टीचर ऑल्सो, ठीक है। स्टूडेंट आराम से लेटा है, टीचर बस कंप्यूटर से बात कर रहा है, बात खत्म। आप वो काम तो यूट्यूब पे भी कर सकते हो ना, बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप जाओ वहां पर देख सकते हो। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो कौन बताएगा, जो लोग बताना चाहते हैं कोई भी बता सकता है। मैम इसमें 4 आपने एग्जामिनेशन बताया, पर एब्डोमिन एग्जामिनेशन, पर स्पेकुलम, नाउ पीवी एंड उसके बाद में बायोमैनुअल एग्जामिनेशन। पर एब्डोमेन में सबसे पहले इसलिए किया जाता है ताकि मैम एक तो आराम से मतलब उसके स्कार्स को एग्जामिन मतलब देखा जा सके कि कोई स्कार्स तो नहीं है, या कोई इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में भी इससे पता चल सकता है। अगर कोई स्कार होगा तो हमें पता चल सकता है कि इसकी कोई सिजेरियन हो रखा है पहले,
ठीक है। और मैम उसके जो मतलब उसके जो एब्डोमेन की साइज होगी उससे भी पता चल सकता है कि ये प्रेग्नेंट कितने वो उसका है, मतलब प्रेगनेंसी कितने दिनों की है एब्डोमेन से। ठीक और है। मैम उसके बाद में पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में मैम सिर्फ हमें वेजाइना पहले पीवी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम लोग पहले पीवी करेंगे तो हो सकता है वो ब्लीड हो जाए या कोई फाइब्रोइड हो, कुछ भी हो सकता है मैम, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो पहले पीवी करने से पहले पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया जाता है। उसमें सिर्फ हमें वेजाइना को देखना है कि कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई यूजिंग तो नहीं हो रही है, ये सब। मैम उसके बाद में गुड। पीवी किया जाता है। पीवी में क्या किया जाता है मैम, जैसे पीवी वैसे अब मैम अवॉइड किया जाता है, वो अवॉइड इसलिए किया जाता है क्योंकि मैम यूएसजी जो है वो बेस्ट तरीका है उसका, कि हमें जब शुरू उससे सब में, कुछ। बाद में हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक जी है, मैम, पास टाइम। जब हमें वो पता सब कुछ पता चल रहा है तो मैम हम पीवी अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में आपने बताया बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। मैम उसमें 2 फिंगर इंसर्ट करके एब्डोमेन के ऊपर, मतलब जो पेल्विक पोर्शन रहता है उस पर प्रेशर लगाना होता है। और मैम हमारी फिंगर्स दोनों टच होनी चाहिए। उसमें मैम 2 साइन क्लियर हो जाते हैं, जैसे एक तो गुडल साइन, सर्विक्स सॉफ्ट होगा, और मैम हेगार साइन अगर वो मिल रहा है तो मैम इससे हमें फाइब्रोइड्स का भी पता चल सकता है, और यूट्रस की जो साइज होगी उससे हम गेस्टेशनल एज भी निकाल सकते हैं उसकी, कि वो कितने टाइम के मतलब pregnancy है उसकी। ठीक है, गुड गुड निशा। सही। अच्छा, मैं थोड़ा सा, अभी समझ में आया आपको? किसने पूछा था? डॉक्टर राकेश, आपको कुछ समझ में आया या अभी दोबारा से बताऊं? ओके, गुड। ठीक है, अब हम आते हैं क्या हम उनकी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। तो एक ये नॉर्मल सा दिया हुआ है, ठीक है, इसको रूटीन इन्वेस्टिगेशन को मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ, बट मैं अभी आगे कवर करूंगी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ये सब मैं अभी कवर करती हूँ। आगे जो सेकंड विजिट्स होंगी, मतलब आप मान लो वो आ गई अब अपनी मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर पे, तो वो कैसे होंगी? तो नॉर्मल जो प्रेग्नेंट मदर होती है वो कैसे होता है, लाइक उसकी जो विजिट्स होती है ना, वो 28 हफ्ते तक हर महीने आना है उसको, ठीक है। 28 वीक्स तक वो हर महीने आएगी, मतलब एवरी 4 वीक पे, हर 4 हफ्ते बाद वो आपको विजिट करेगी। फिर 28 वीक से 36 वीक्स तक उसका क्या रूटीन होगा, हर 2 हफ्ते पे वो आपको विजिट करेगी। पहले हर 4 हफ्ते पे, फिर हर 2 हफ्ते पे, फिर 36 वीक्स ऑनवर्ड क्या करेगी, हर हफ्ते, हर एवरी वीक, ठीक है। आप उसको चेकअप करोगे। ये एक पैटर्न है एएनसी का, ठीक है। WHO क्या कहती है, एटलीस्ट 4 विजिट दो। एक जो पहली विजिट हो वो अराउंड 16 वीक हो जानी चाहिए, फिर दूसरी जो विजिट हो वो 24 टू 28 वीक्स के बीच में हो जानी चाहिए, और थर्ड विजिट 32 वीक्स के अराउंड हो जानी चाहिए, और एक फोर्थ विजिट जो है 36 वीक के बाद, मतलब अराउंड 37 वीक, 36 से 38 वीक के बीच में हो जानी चाहिए, ठीक है। ये WHO की बेसिक गाइडलाइन, मतलब इतनी तो हर किसी को फॉलो करना है, चाहे कैसे भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए, ठीक है। ये मिनिमम विजिट्स WHO ने रिकमेंड की हुई है। फिर इसके साथ आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? वही सब हम जो देखते हुए आ रहे हैं कि एंटीनेटल केयर के ऑब्जेक्टिव्स ये लोग फिर से बताने लगे हैं, मतलब वही फीटल वेलबींग देख रहे हैं, लाई प्रेजेंटेशन पोजीशन देख रहे हैं। लाई क्या होता है, कौन बताएगा? And the relationship between the long axis of fetus to the maternal spine. ठीक है, जो भी मैटरनल स्पाइन से बेबी के स्पाइन का जो रिलेशनशिप है वो हमें लाई बता देता है। लाई 3 तरीके की होती हैं, जो नए बच्चे हैं वो सुन ले, मतलब बेसिक सा एक आइडिया दे रही हूँ, बहुत प्रॉपरली हम पढ़ेंगे आगे जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो लाई क्या होती है, जो मैटरनल एक्सिस है, मैटरनल लॉन्ग एक्सिस, यानी कि मैटरनल स्पाइन से जो फीटल एक्सिस है, फीटल लॉन्ग एक्सिस है, उसका रिलेशनशिप। यानी मदर को अगर स्ट्रेट लाई करें, गिव मी अ मिनट।
ओके, आई एम बैक। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, बच्चे की लाई देख सकते हैं। लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है हम उसमें बेसिकली क्या देखते हैं, बच्चे की क्या पोजीशन है, किधर फीटल पार्ट कौन सा आ रहा है, मतलब हाथ पैर किधर है, सिर किधर है, उसकी बैक किधर है, हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। पोजीशन मतलब ये सारे जो टर्म्स है ना, ये सब यही बता रहे हैं बच्चे की पोजीशन क्या है, नीचे सर आ रहा है या फिर बटक्स आ रहे हैं या फिर पैर आ रहे हैं। हमें बेसिकली यही सब, इसका जो एक कंक्लूजन होता है इन सब चीजों को देखने का, वो यही होता है कि लाइव प्रेजेंटेशन पोजीशन हम उसकी देख रहे होते हैं। उसके साथ साथ हम नंबर ऑफ फीटर्स भी पता लगा पाते हैं कि अगर हमें 2 हेड पड़े मिल रहे हैं, 2 कुछ हार्ड बॉल जैसा फील हो रहा है जब हम पर एब्डोमिनली पाल्पेशन कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, मे बी देयर इज 2 fetuses and we have to confirm this particular clinical sign with the ultrasonography। फिर हम आते हैं, और हमारा क्या मकसद होता है, टू रूल आउट द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, यहाँ पे एनीमिया, प्रीएक्लेम्शिया, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम है या फिर फूटल ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें हम रूल आउट कर लेते हैं। सारी उसकी जो टाइमिंग है अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर जो भी उसके साथ उसकी फाइनली उसके एग्जामिनेशंस होने हैं, उसको हम सिलेक्ट कर पाते हैं। जनरली हम एग्जामिनेशन में क्या देखते हैं, वेट, पेलर, ईडिमा, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें हम हर बार देखते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम उसका सारा यही सब लीनिया, नाइग्रा, स्ट्राया जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो सब चीजें हर बार देखते हैं उसको लिटा के। ये सारी चीजें देखो रिवाइज हो रही हैं, इसको एक बार आप लोग रीड आउट कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि वही चीजें रिपीट हैं जो हम पढ़ रहे हैं बार बार कुछ कुछ। अब एक चीज यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर आता है विजाइनल एग्जामिनेशन, पाल्पेशन। पाल्पेशन में तो हम, पाल्पेशन में हमें क्या देखना है, हाइट ऑफ द फंडस देख लेंगे, फंडल हाइट जिसे कहते हैं। फंडल हाइट का तरीका सिखाऊंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अगले या फिर 1-2 चैप्टर्स बाद उनके सामने आ जाएगा, आप उसकी कैलकुलेट करना सीखोगे कैसे फंडल हाइट हम देखते हैं। तो हम जब पाल्पेट करते हैं तो सबसे पहले तो हम उसका क्या देखते हैं, फंडल हाइट देखते हैं। उसके अलावा हम बेलॉटमेंट देख सकते हैं। बेलॉटमेंट क्या होता है, जो फीटस, कोई भी चीज अगर कोई पानी में तैर रही है, अगर हम उसको हिलाएंगे तो हमारे जो पाम्स पे फील होएगा, जैसे मान लो एक बलून है जिसमें पानी भरा है और उसमें कोई हार्ड ऑब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं, अब क्या होगा जब आप उसे हिलाओगे ना तो उसका जो थ्रिल है, उसका जो प्रेशर है वो आपके पाम्स पे फील होएगा, कुछ आके टकराएगा और वापस चला जाएगा। ऐसे ही कुछ पहले के जो टाइम होता था ना, जब दाइयां और बहुत ज्यादा ट्रेंड, मतलब ऐसे लोअर वाला जो होता था ना, जब बहुत ही अच्छा सा वो नहीं था, मतलब सेटअप नहीं था, जहाँ पर डॉक्टर्स के पास इतनी एडवांस टेक्निक्स नहीं थी जैसे कि आज अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, तब ये सारी चीजें परफॉर्म करते थे। एक्सटर्नल बलॉटमेंट वगैरह आप देख सकते हो, पेट इस तरह से थोड़ा सा मूव करवा के, अगर आपके हाथ पे फीटल हेड या फीटल कोई पार्ट टच होता है तो एक्सटर्नल बलॉटमेंट प्रेजेंट है, ये आप कह सकते हो। इसके अलावा क्या है, 3rd ट्राइमेस्टर में आप एब्डोमिनल पाल्पेशन करते हो, ये सारी चीजें देखने के लिए बच्चे के फीटल पार्ट्स किधर किधर हैं, उससे क्या पता चल जाएगा उसका हेड किधर है, उसका हेड इंगेज हुआ या नहीं हुआ, हेड नीचे आ रहा है या फिर उसका पैर नीचे आ रहे हैं या फिर बटक्स नीचे आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। या फिर उसका ग्रोथ कैसा है, जो उसका अल्ट्रासाउंड कह रहा है उतना ही उसका क्लिनिकल, जब हम उसकी जो फंडल हाइट है वो देख रहे हैं, वो दोनों चीजें रिलेटेबल हैं या नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है हो सकता है वो थोड़ा सा टफ लग रहा हो या टर्म्स समझ में ना आ रहे हो, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब आप कंप्लीट इसके बैकग्राउंड पढ़ लोगे ना तो ये सारी चीजें इजी हो जाएंगी। तो अभी बस सुनते जाओ ताकि एक ब्लूप्रिंट बन जाए अबाउट कि अच्छा कुछ ऐसा होता है। जब मैं बोलूंगी ना, जब मैं पढ़ाऊंगी ये मेन चैप्टर, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, अच्छा कुछ ऐसा मैंने पहले सुना था। ठीक है, ग्रोथ पैटर्न आप देख सकते हो कि बच्चा जैसे उसका अल्ट्रासाउंड कह रहा है कि 30 वीक्स का है, और मैंने जब हाथ रखा और मैंने अपने आप जब देखा तो वो 34 वीक्स का आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चा ज्यादा क्यों बढ़ रहा है या फिर बच्चा कम क्यों ग्रो कर रहा है। तो हम ये सारी चीजें रिलेटिवली मतलब रिलेटिव स्टडी कर लेते हैं विद द पाल्पेशन। देख लेते हैं हेड इंगेज हुआ या नहीं हुआ,
उसके लिए भी हमारे पास एग्जामिनेशन होता है। क्लिनिकली हम देखते हैं कि हेड इंगेज हुआ या नहीं हुआ, एब्डोमिनल गर्थ बढ़ रही है प्रॉपर या नहीं बढ़ रही है, या कोई फाइब्रॉइड वगैरह तो नहीं है, कुछ ऐसी टेंडरनेस तो नहीं है, जब हम छू रहे हैं तो उसको दर्द तो नहीं हो रहा, फीटल मूवमेंट्स प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम ड्यूरिंग द पाल्पेशन देख लेते हैं। इसके अलावा हम आते हैं विजाइनल एग्जामिनेशन। विजाइनल एग्जामिनेशन की जो मेन इंपॉर्टेंस आती है आफ्टर 37 वीक्स आती है, क्योंकि अब हमें वहां पर क्या है ना, सबसे पहले हमें देखनी है उसकी ऑस कि वही वो ओपन हो रही है या नहीं हो रही है, वहां पर इंपॉर्टेंस इसकी शुरू हो जाती है। अगर कोई लेडी आपके पास कुछ साइंस लेके आ रही है, जैसे कि यहाँ पर हमें उसको पहले से आगाह करना होता है ड्यूरिंग द लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो आके आपको ये सारे क्लियरली उसको साइंस बताने ड्यूरिंग योर एंटीनेटल विजिट, कि अगर कोई वेजाइना से पानी जैसी लीकिंग हो तो आपको तुरंत हॉस्पिटल आना है, अगर कोई ब्लीडिंग हो तो तुरंत आना है। ये सारे क्या है, रेड फ्लैग्स हैं ऑफ द प्रेगनेंसी। तो ये सब आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, जब आपके पास पेशेंट आए तो आप उसको क्लियर करके भेजो। कोई एब्डोमिनल पेन हो किसी भी तरीके का, या फिर कोई हेडेक हो या विजुअल चेंज हो, दिखना बंद हो जाए अचानक से, हेडेक और विजुअल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, मे बी क्यों हो रहे हैं, ये एक साइन होता है हाइपरटेंशन का। उसका जो हाइपर मतलब जो उसका ब्लड प्रेशर है वो हाईली रेज हो गया, जिसकी वजह से उसके विजुअल चेंजेस आने लगते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल विजिट करना है। डिक्रीज और लॉस ऑफ द फीटल मूवमेंट, जरा भी आपको फीटल मूवमेंट कम लगे, आपको लगे कि नहीं हुए 2 घंटे से 3 घंटे से, तो तुरंत आप आओ चेकअप के लिए। कोई फीवर आ रहा है, कोई एक्सेस वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो आप इसमें भी तुरंत आओगे। दीज आर दी रेड फ्लैग्स ऑफ दी प्रेगनेंसी। तो आप विजाइनल एग्जामिनेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि आप जब पीवी करोगे तो आप उसमें पहला तो आप वहां पर क्या देखोगे, ऑस देख सकते हो। दूसरा क्या, जो भी लीकिंग है वो इतनी ज्यादा है कि वी नीड टू डिलीवर द पेशेंट और वी कैन स्टे फॉर अ लिटिल बिट मोर। तो हम वो सारी चीजें देख लेते हैं कि हमें पता चल जाता है, या फिर पीवी से हम और क्या पता लगा पाते हैं कि जो उसका फीटस है उसने कुछ मतलब जो उसका जो पॉटी पास कर देता है कुछ वैसा तो नहीं किया हुआ है, ग्रीनिश सा कुछ आ रहा है क्या, या रेडिश सा कुछ, मतलब कभी कभी क्या होता है ब्लीडिंग हो रही है पर विजाइनम, तो आप तब भी पीवी की जरूरत पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें हमें जब जरूरत पड़ती है। पेल्विक असेसमेंट जो है ना तभी करते हैं। पेल्विक असेसमेंट क्या होता है, आप उसमें क्या देखते हो पेल्विक असेसमेंट में, कि जो लेडी की पेल्विस है वो पर्टिकुलरली इतनी एडिक्वेट है, इतनी रूमी है कि बच्चे का हेड नीचे आ सकता है या नहीं आ सकता है। आप ये कब देखते हो, इज बेस्ट डन व्हेन द ऑनसेट ऑफ द लेबर और जस्ट बिफोर द इंडक्शन ऑफ द लेबर। सबसे पहले तो या तो आप पहले ही देखो। क्या स्लाइड नहीं दिख रही है? स्लाइड नहीं दिख रही है? सबको दिख रही है, तुमको नहीं दिख रही है? बस मैम दिख रही है। सबको दिख रही है। तुम लॉग आउट करके लॉग इन कर लो अगर प्रॉब्लम आ रही है। ओके मैम। हाँ, तो हम कहाँ थे? पेल्विक असेसमेंट एक ऐसी चीज होती है, पेल्विमेट्री पूरा चैप्टर है, हम पढ़ेंगे। पेल्विक असेसमेंट में हम क्या देखते हैं कि ये जो पेल्विस है इस लेडी की, इसमें प्रॉपर ये लेडी डिलीवर कर पाएगी वेजाइनली या नहीं, हमको ये देखना होता है। तो सबसे अच्छा पेल्विक असेसमेंट तो जो क्लिनिकली हम देखते हैं ना वो होता है एट द टाइम ऑफ इंगेजमेंट ऑफ द हेड, मतलब जब हेड घुस गया, ठीक है, अब वो एक सिम्फाइसिस प्यूबिस से अंदर चला गया और वहां पर जो है अब हमें उसके बाद हम उसको देख पाते हैं कि कितनी जगह बच रही है, हेड के लिए अच्छे से जगह है या नहीं है। तब हम उसके एट द टाइम ऑफ लेबर ही हम ज्यादातर बिल्कुल जब वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर पे आ जाती है ना तब बहुत अच्छे से पता चलता है क्लिनिकली। बट ये कह रहे हैं कि हम जस्ट बिफोर इंडक्शन ऑफ लेबर भी देख सकते हैं, हम कुछ चीजें देख सकते हैं जब ही, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। कुछ 7 पैरामीटर्स होते हैं जब हम पेल्विक असेसमेंट करते हैं ना, तो पूरा डेप्थ है, 7 असेसमेंट देखते हैं, तो कुछ चीजें हमें पहले ही अंदाजा हो जाता है कि अच्छा इसकी जो पेल्विक है, पेल्विक बोन है, वो प्रॉपर एडिक्वेट है या नहीं है, तो हम वो पहले ही पता लगा पाते हैं। ठीक है,
ये सब एंटीनेटल एडवाइस अभी बताती हूँ। आज मेन जो टॉपिक है ना, मतलब मुझे ये चार्ट कवर करना है मेनली। देखो, जब तुम्हारे पास फर्स्ट विजिट के लिए आएगी लेडी, तो उसका कौन सा टाइम चल रहा होगा, 4 to 8 वीक के बीच में आपके पास ज्यादातर लेडीज आ जाएंगी जिन्हें एंटीनेटल केयर के लिए आना है। ठीक है, पहली जो विजिट होगी वो कब हो जाएगी, 4 to 8 वीक्स के बीच में हो जाएगी। उस टाइम पे हम उससे क्या करेंगे, डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, सारे ही जो भी उसका फिजिकल एग्जामिनेशन हमने सीखा वो सब करेंगे, विजाइनल एग्जामिनेशन, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और CVS और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। उसके साथ साथ उसकी कुछ टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट में हम क्या करवाते हैं, सबसे पहले तो हम करवाते हैं उसका CBC, कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल जो होती है, आप वो करवा सकते हो। फिर उस करवा सकते हो नहीं, करवाना ही है, मतलब CBC करवाओगे आप। यहाँ पर थायराइड भी करवाते हो, क्योंकि थायराइड आप इतना कॉमन हो गया है इंडिया में, तो आप वहाँ पे TSH भी एक स्क्रीनिंग के लिए करवा लोगे। यहाँ पे लिखा नहीं है तो लिख लेना। तो जो भी आपके पास लेडी आ रही है, आप बेसिक सा एक TSH भी करवा लोगे उसका। उसके साथ साथ आप यूरिन टेस्ट करवा सकते हो, यूरिन कल्चर करवा सकते हो, या यूरिन रूटीन करवा लो पहले। यूरिन रूटीन ज्यादा सही है, क्योंकि ज्यादा महंगा नहीं होता, सस्ता होता है, और एक स्क्रीनिंग हो जाती है लेडी की। अगर कुछ निकलता है तो हम यूरिन उसके लिए चले जाते हैं, माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर के लिए। तो पहले आप यूरिन रूटीन करवा सकते हो। ब्लड शुगर करवाना है आपको, फास्टिंग ब्लड शुगर करवा सकते हो। अब यहाँ पर क्या एक सिग्निफिकेंस आती है, देखो हम BP क्यों ले रहे हैं पेशेंट का। BP लेने का मकसद हमारा ये होता है कि हम पहली विजिट पे ये देख लें कि पुरानी से मतलब पहले से इसे BP की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अगर वो पहले से होगी, मतलब उसके पास वो क्या है, एसेंशियली हाइपरटेंसिव पेशेंट है, मतलब उसको है ही हाइपरटेंशन, तो वो शुरू से ही उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें हम उसकी शुरू से मेडिसिन मॉडिफाई करके चलेंगे, जो प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन होंगी ब्लड प्रेशर के लिए वो चलाते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई लेडी तुम्हारे पास आई और उसको पहले से क्या कहते हैं, शुगर है, तो हम इसलिए यहाँ पर शुगर का इंपॉर्टेंस आ जाता है, मतलब आप उसका ब्लड शुगर करवाओगे। अगर आपको पास नोन आ रही है तो आप उसमें क्या करवाओगे, HbA1c करवाओगे। तब आप फास्टिंग या फिर जो ये है ना ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट नहीं देते हो। अगर आपके पास कोई नोन आ रही है कि भाई मैं डायबिटिक हूँ पहले से, तो आप उसमें HbA1c नाम की जांच करवाओगे, जो क्या होती है 3 मंथ्स की, आपको जो ब्लड शुगर का लेवल होता है ब्लड में वो क्लियर कर देगा कि भाई इतनी ब्लड शुगर है आपकी, इस तरह से चल रही है आप। फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसकी मॉडिफिकेशन ऑफ द डोजेस कर देते हैं इन द डायबिटीज, और उसको मतलब अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सारी एडवाइसेस देते हैं। और अगर मान लो किसी को होनी होगी, क्या होता है ना, जेस्टेशन के टाइम पे भी डायबिटीज हो जाती है, तो फर्स्ट जो आप जो वो करवाओगे, आप फर्स्ट विजिट में आप अगर ब्लड शुगर की जांच करवाओगे तो उसमें कुछ नहीं आएगा। अब अगर उसे होनी होगी जेस्टेशनल डायबिटीज तो 20 हफ्ते के बाद जाके होगी। अगर उसे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी होना होगा, वो भी 20 हफ्ते के बाद जाके होगा। तो वो क्या होते हैं, सब कुछ रिगार्डिंग टू द जेस्टेशन है, जो कि जेस्टेशन के बाद चले भी जाते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्लियर ये हो जाते हैं कि ये इसकी जेस्टेशन में या प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हुई है प्रॉब्लम या पहले से थी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है फर्स्ट विजिट में। समझ गए। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट सबसे अच्छा होता है। ठीक है, सबसे बढ़िया प्रेगनेंसी के टाइम पे ये रहता है। अगर कोई नॉन डायबिटिक नहीं है तो आप ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट के लिए जाते हो। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है, 2 टेस्ट होते हैं। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग मेथड है, मतलब कंफर्मेटरी नहीं है। आप इसको करवा के ये रूल आउट कर सकते हो कि ये डायबिटिक है या नहीं। कंफर्मेटरी के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देना पड़ेगा। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आप जब कराओगे तो वो क्या होगी, कंफर्म बता देगी कि ये डायबिटिक हो गई है या नहीं। ठीक है, वो कंफर्म बता देगी। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो आप किसके लिए जाओगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए जाओगे। अगर ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट ही निगेटिव आ गया तो कोई टेंशन नहीं है। ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट में क्या होता है, आप 75 ग्राम
किसी बुक में 75 ग्राम लिखा हुआ है, किसी में 100 ग्राम लिखा हुआ है। तो आप बेसिक सा, जो डीसी दत्ता में आई थिंक 75 ग्राम है, तो 75 ग्राम ग्लूकोज उसको पिलाया जाता है, और उसको पिलाने के 1 घंटे बाद उसका ब्लड शुगर सैंपल देख लेते हैं कि उसमें कैसा वो है। ठीक है। और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है भाई, ग्लूकोज दे के हर एक एक घंटे पे करते हैं, मतलब पहले घंटे पे, फिर दूसरे घंटे पे, फिर तीसरे घंटे पे, फिर चौथे घंटे पे, ऐसे करके देखते हैं। उनकी एक मतलब फिक्स्ड नंबर है, अगर वो उससे कोरिलेट कर रहा है या उससे बढ़ रहा है तो वो नॉन डायबिटिक में आ जाता है। हम जब डायबिटीज पढ़ेंगे ना तो ये सारे टेस्ट पढ़ेंगे, बस अभी आइडिया दे रही हूँ, तो अभी नाम याद रखो बस, अगर ज्यादा भी नहीं याद रख पा रहे हो तो। ठीक है। इसके अलावा हम करवाएंगे एबीओ ग्रुपिंग, उसकी ब्लड देखने के लिए कि क्या ब्लड ग्रुप है। आरएच देख लेंगे, आरएच निगेटिव है या पॉजिटिव है। हस्बैंड का जो आरएच है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अगर मदर आरएच निगेटिव है और बच्चा आरएच पॉजिटिव हो गया, बिकॉज फादर का आरएच पॉजिटिव है, तो इस केस में हमें बहुत सारा चेंजेस करनी पड़ जाती हैं ड्यूरिंग द एंटीनेटल केयर, और ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाती है। इसके अलावा ये सारे VDRL, ये जो थोड़े से मतलब हम टॉर्च प्रोफाइल एक आती है, वो सब अगर हमें डाउट है कहीं से तो वो सारी चीजें हम बाद में करवाते हैं। अगर हमें डाउट आता है कि मतलब पहले ही इसके कुछ अबॉर्शंस हो रहे हैं या फिर मल्टीपल, हमें कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल आखिर में हम जाते हैं टॉर्च प्रोफाइल के लिए। ठीक है। अब इसमें जो इसका ट्रीटमेंट होता है, मतलब फर्स्ट आपके पास जो पेशेंट आई तो आप उसको क्या दोगे, सबसे पहले बस फॉलिक एसिड चलेगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है, सिर्फ फॉलिक एसिड चल रही है, उसकी 5 मिलीग्राम डेली। अगर वो वॉमिटिंग की कंप्लेन कर रही है तो आप वहां पर पायरिडॉक्सिन, यानी B6 होता है ये पायरिडॉक्सिन, तो इसको आप दे सकते हो। ये आते हैं ब्रांड नेम कुछ ऐसे आते हैं, वॉमिलास्ट करके आते हैं, तो इसमें क्या है ना 20 मिलीग्राम देते हैं शायद, 20 मिलीग्राम आपको HS देनी होती है रात में सोने से पहले। आप एवरीडे HS, मतलब रात में सोने से पहले 20 मिलीग्राम चलाते हो, तो शायद वॉमिलास्ट के नाम से आती है, 20 मिलीग्राम ही होती है। और भी नामों से आती है, किसी में 10 मिलीग्राम होती है, तो उसको आपको डबल चलानी पड़ती है, मतलब 2 गोली रोज खानी है, ऐसे चलानी पड़ती है। आप लोग सर्च कर सकते हो, एक 1mg करके नाम होता है, ऐप का नाम है 1mg। आप वहां पे सॉल्ट डालोगे ना तो वहां पे काफी सारी ब्रांड नेम दिख जाता है, तो जब भी आप कोई नया नाम पढ़ो, कोई भी नया सॉल्ट पढ़ो, तो वहां पे डाल के देख लो, तो एक दो ब्रांड जो बहुत फेमस सी होंगी ना तो उनको याद कर लिया करो हैंड टू हैंड। तो आपके पास क्या होगा, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आपके पास कलेक्टिवली काफी सारी, आपके पास जो आपके लोकली अवेलेबल है वो आपके पास ब्रांड नेम भी याद होते चले जाएंगे। ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब एक एक्टिविटी दे रही हूँ, टेक 1 मिनट ऑफ टाइम एंड जस्ट विजुअलाइज कि आपके पास एक पेशेंट आई है इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब आप उसको, उसका जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर है वो लेके बैठे हुए हो, अब आपको उसकी जो ना एडवाइस में लिखना है। एडवाइस में क्या लिखोगे, आप उसकी जो भी उसको नीडेड इन्वेस्टिगेशंस है आप वो सब लिखोगे। ठीक है। और उसके अलावा क्या, वहां पर आप उसकी BP, पल्स, मॉनिट, ये जो आपने कवर किया ना आप वो सारी चीजें, मतलब जनरल एग्जामिनेशन, और उसके साथ साथ क्या, जनरल एग्जामिनेशन के साथ साथ आप उसका शेयर करोगे उसकी एडवाइस, आप उसे क्या क्या टेस्टिंग बोल रहे हो। ये चीज मुझे अभी विद इन 1 मिनट लिख के दिखाओ। सभी लोग को करनी है ये एक्टिविटी, और सभी लोग क्या करेंगे, अगर करना चाहते हो तो आप चैट सेक्शन में भी कर सकते हो, या फिर अपने पेपर पे लिख के आप अपने कैमरा से मुझको दिखाओ किस किस ने क्या क्या लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पैर नहीं चलता है जब आपके पास पेशेंट बैठा होता है ना, पेन से डर लगता है, कि लिखने में डर लगता है, तो वो मैं जो डर है ना वो अभी निकालना चाह रही हूँ कि आप ना कुछ तो लिखो जब आपके पास पेशेंट आके बैठे, और जो कुछ लिखोगे ना वो इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि मजा आ जाए, कुछ भी छूटे ना। ट्राई ये करो।
जिन जिन के कैमरा ऑफ है ना, सभी लोग ऑन कर लो। एक एक मत डालो, सब कुछ डालो, जिसको जो लिखना है ना अपना पूरा लिखो, फिर डालो। इसमें कोई कंपटीशन नहीं कि कौन पहले डाल रहा है कौन बाद में, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। बट राइट नाउ यू हैव टू लर्न कि मुझे आज मतलब तुम्हारा ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना अभी हो जाएगी ना, तो आप डरोगे नहीं। जब आपके पास सामने से कोई पेशेंट आके बैठ जाएगा, या फिर कोई ऐसे ही होता है कि घर में परिवार में कोई भी आ गया पूछने लगा कि मैम हमें ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, हम क्या करवा लें, तो आप कुछ बता दो उस टाइम पे। Good. I am getting a lot of answers and I am happy to see कि you retain a good amount of points and these are really important. पता है बहुत सारे मेरे साथ भी हुआ है, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, मेरे साथ जो मैंने देखे हैं क्लिनिकली, पेन नहीं चला पाते एंड यू लिटरली क्रैक दैट फियर राइट नाउ। ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपने कितना लिखा, कितने एग्जामिनेशन उसको बोले, ये इम्पोर्टेंट है यू हैव टू क्रैक दैट फियर ऑफ राइटिंग समथिंग ऑन द पेपर एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुड, यू हैव गिव मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। बेसिकली जो हमें बेसिक से चलना है तो सीबीसी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी हम करवाएंगे, उसके साथ साथ हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच देख लेते हैं। उसके अलावा हम थायराइड करवाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है, और यूरिन रूटीन करवाएंगे। ये बेसिक से इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें फर्स्ट में ही करवानी है। और उसका जो ब्लड ग्लूकोज है फर्स्ट विजिट में आप इतनी चीजें उसकी करवा के रखोगे, उसके साथ साथ बीपी, पल्स, टेम्परेचर, ये सारी चीजें आपको देखनी है। गुड, ग्रेट, अभी समझ में आया, बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, ठीक है। सबको मजा आया इसको करने में? यस मैम। इज इट अ फन फॉर यू? टाइप एफ, जिसको मजा आया ये वाली एक्टिविटी करने में, टाइप एफ। गुड, आई एम फीलिंग ग्रेट राइट नाउ बिकॉज दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। ये जो पूरा चैप्टर पढ़ाने का मकसद था ना मेरा, यही था, फाइनल कंक्लूजन ये था कि आप ये सब लिखना सीख जाओ, ठीक है। गुड, अभी सबको समझ में आ गया। और एडवाइस में हम क्या करेंगे, जब अब अगर हमें उसको मेडिकेशंस लिखनी है तो मेनली क्या है, फॉलिक एसिड हम बस लिखेंगे। अगर वो वॉमिटिंग की कंप्लेन कर रही है तो आप पाइरोक्सिन लिखोगे। मान लो कि वो नॉन डायबिटिक है, नॉन एपिलेप्टिक है, नॉन हाइपरटेंसिव है, कोई पहले से जो नॉन है, नॉन थायराइड है, तो आप उसमें क्या करोगे, उनके रिगार्डिंग जो भी उनकी मेडिसिन चल रही होती है उनको रीचेक करते हैं एंड अगर वो प्रेगनेंसी सेफ है तो उन्हें कंटिन्यू करते हैं, या फिर हमें मॉडिफाई करनी है तो हम उनको मॉडिफाई करते हैं।
इतनी सारी ये जो प्रिस्क्रिप्शन हमारा मेडिसिन है वो हम ये सारी लिखते हैं। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? May I proceed further? ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। इसमें क्या है ना, ये जो वायरल प्रोफाइल करवाई गई है जिसमें HB है, SG है, HIV है और हेपेटाइटिस बी है, ये ओवरऑल वायरल मार्कर प्रोफाइल होती है। वायरल मार्कर आप इसको लिख सकते हो। तो ये हम ज्यादातर प्रेफर, बहुत सारे लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवा लेते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में भी करा लेते हैं। ये आपके ऊपर है चॉइस। ज्यादातर ट्राई ये करते हैं, मतलब क्लिनिकली मैंने जहां जहां पे भी देखा तो थर्ड ट्राइमेस्टर में करवाना ही करवाना है, बिकॉज क्या पता कैसी डिलीवरी हो, आप जैसी भी होगी, अगर वो HIV पॉजिटिव है देन यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस अकॉर्डिंगली। ये मतलब आपको PPE किट पहन के पूरा अपना प्रिकॉशन लेके आपको पूरा मतलब इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं न्यू इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं और उनको उसी तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। तो वो सारी चीजें हम ध्यान रखते हैं अगर वायरल मार्कर में कोई पॉजिटिव आ जाता है। तो ये हम ज्यादातर सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में करवाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर कोई RH निगेटिव है, मदर RH निगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो आप वहां पर इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट होता है। आप यहाँ पर क्या है, ब्लड ये होता है क्या, इसमें जो फीटस होता है ना, फीटस की RBCs मदर के ब्लड में भी होती हैं, कुछ कुछ आने लगती हैं। तो हम उनसे ये देख लेते हैं कि कोई मतलब उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज, मदर के जो ब्लड में एंटीबॉडीज अगेंस्ट फीटल RBC, ये बताता है इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। अगर वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो हमें क्या है उसके मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है, उसकी जो केयर है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट भी करवा लेते हैं अगर RH निगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फादर आ रहा है। तो सर्वाइकल पैप स्मेयर करवा लेते हैं अगर कुछ ऐसा डाउट सा होता है कि कुछ सर्वाइकल कैंसर या फिर कुछ ऐसी कोई हमें भावना आती है तो हम सर्वाइकल पैप स्मेयर भी करवा लेते हैं। क्लियर? ये हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टेस्ट कंप्लीट हुए। बेसिक से बस याद रखो, CBC, थायराइड मतलब TSH मेनली स्क्रीनिंग के लिए, और इसके अलावा यूरिन प्रोटीन मतलब यूरिन प्रोफाइल पूरी यूरिन वाला करा लेंगे। इसके साथ साथ और क्या करवाते हैं, ब्लड शुगर टेस्ट मैम, ब्लड शुगर। हाँ, ब्लड शुगर, ये 4 तो बिल्कुल मेन है, आपको करवानी है चाहे कैसे भी प्रोफाइल का पेशेंट आएगा। उसके साथ साथ उसका BP मॉनिटरिंग कर लोगे। ठीक है, BP, पल्स, वेट, ये सब चीजें देख लोगे। बाकी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रोफाइल, मतलब अगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे घर का है तो आप सब करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो किसी को तकलीफ नहीं है सब करवाने में, लेकिन कोशिश करो कम से कम मतलब आप करवाओ। एक जेन्युइनिटी मेंटेन होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर अ डॉक्टर देन यू हैव टू बी वेरी जेन्युइन विद द कम्युनिटी, बिकॉज दिस इज अ गॉड्स वर्ड कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा आप शुरू से एक जेन्युइन प्रैक्टिस लेके चलो, ट्राई करो जितने कम में काम बन जाए उतना अच्छा है। लेकिन अगर कोई चाह रहा है कि भाई मुझे प्रीमियम केयर चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर की जो विजिट होती है, टाइम ओवर हो गया। किसी को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब खत्म करें क्लास अगर किसी को दिक्कत है तो, या फिर 5 मिनट रुक सकते हैं? मैम करा दी। ठीक है, बस ये 5 मिनट लगेगा, करा दीजिए। ओके। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या है, 4 वीक्स का मतलब हर, अब इसमें क्या है सेकंड ट्राइमेस्टर में भी 28 वीक तक क्या होता है। अच्छा, एक चीज रह गई यहाँ पर, एक मिनट, चलो सेकंड में कवर करती हूँ। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या है एक चीज, सेकंड ट्राइमेस्टर कब से शुरू हो रहा है, 12 वीक मतलब 13 वीक से आपके पास सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू हो रहा है। इसमें भी क्या है अभी 28 हफ्ते तक, अब हर 4 वीक पे ही एक विजिट होगी। ठीक है, अब इसमें भी वही सब करेंगे, वही एग्जामिनेशन है, हिस्ट्री मतलब लेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, BP, पल्स, यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन रूटीन,
शुगर टेस्ट, ये सारी चीजें हम करवा लेंगे। ठीक है, अब एक एग्जामिनेशन आता है, एक अलग सी जांच है, NT-NB स्कैन होता है, जो अराउंड हम कराते हैं 11 से 13 हफ्ते पे। ठीक है, यहाँ पर ही कहीं लिख लेना, अपने पेन से लिख लो, अपने पास लिख लो, आगे चैप्टर में आएगा तो इसलिए परेशान मत होना, बस मैं भी यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि लिखा नहीं है। जब हम पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें पढ़ लें, बाद में आएगा तो हम और डेप्थ में पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, यहाँ पर 11 हफ्ते से 13 हफ्ते के बीच में NT-NB स्कैन भी इंपॉर्टेंट होता है। NT-NB स्कैन क्या होता है? बेसिकली नेजल ट्यूब, मतलब बच्चे की नाक की जो बोन होती है, और न्यूक्शल ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो ये मतलब आपकी जो बैकबोन होती है ना, उसकी ट्रांसपेरेंसी देखती है ये जो स्कैन होता है। इन दोनों को देखने का मकसद क्या होता है? कोई भी ट्राइसोमी 21 ही बताती है ये बेसिकली, जिसको डाउन सिंड्रोम भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये यहीं पर रूल आउट हो जाता है, 11 हफ्ते पे ही बहुत सारी स्क्रीन आउट हो जाती है प्रेगनेंसी, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, NT-NB स्कैन बोलते हैं इसको, अल्ट्रासाउंड ही होता है एक तरीके का, बस इसका नाम अलग है, NT-NB स्कैन। ठीक है, 11 हफ्ते पे करवाते हैं, 11 से 13 हफ्ते के बीच में करवा सकते हैं आप। तो एक ये डिफरेंट है। इसके साथ साथ क्या है, फिर आते हैं हम 18 हफ्ते पे। 18 से लगभग 20 हफ्ते तक, 18 से या 16 से मान लो, लेकिन ये करवाते ऐसे ही 18 से 20-22 हफ्ते तक, मैक्सिमम 22 हफ्ते तक। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करवा सकते हैं? ट्रिपल टेस्ट या फिर क्वाड्रुपल टेस्ट। अब क्वाड्रुपल टेस्ट करवाते हैं क्योंकि ट्रिपल में 3 मार्कर बताता है, 3 कोई एंटिटी है उनको बता रहा है, और वहीं साथ में अगर हम क्वाड्रुपल करवा लें वहां पे 4 एंटिटी बता रहा है, मतलब 4 कोई पैरामीटर ऐसे हैं जिनको वो डिटेक्ट करके बता रहा है कि भाई इसके अंदर कोई कंजेनाइटल एनोमली है या नहीं है। ट्रिपल टेस्ट क्वाड्रुपल टेस्ट की जो अंदर आते हैं ना, बेसिकली जो पहले तो, एक मिनट रुको, 11 to 13 वीक में समझ में आया क्या होता है? पहला NT-NB स्कैन हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा में, बाकी तो वो सब हो ही रहा है। इसके अलावा हाँ, मैं एक चीज भूल गई, 11 to 13 वीक में डबल मार्कर भी होता है। डबल मार्कर में क्या होता है? डबल मार्कर में 2 चीजें हम देखते हैं। अब वो जो 2 चीजें हैं, अगर वो उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो 2 चीजें अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या देख लेते हैं? तो उसको स्क्रीनिंग मेथड भी कह देते हैं, स्क्रीन आउट कर देते हैं कि अच्छा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, मतलब कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है या नहीं है, ये चीज देख लेते हैं हम उसमें। डबल मार्कर में 2 चीजें आती हैं, एक मिनट रुको, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये, अभी रुक जाओ, या तो कल कवर कराती हूँ इसको, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सोच रही हूँ समझा दूं। डबल मार्कर ट्रिपल मार्कर समझना है या फिर अगले चैप्टर में समझा दूं? मैम अभी कल करा समझना देना होगा। पूरी। ठीक है, कल करवा दूंगी, जिसमें क्योंकि ना डबल मार्कर में मैं समझाऊंगी कि अच्छा होता क्या है। डबल मार्कर में बेसिकली फीटल बीटा SCG देखते हैं हम, और क्या देखते हैं, और पैप ए देखते हैं, क्या होता है ये सब। तो ये थोड़ा सा ना टिपिकल टर्म्स हैं, एक तो रिटेन करने में टाइम लगेगा, बस मैं ये बताऊंगी कि ये होता है। थोड़ा जो डेप्थ में होगा, याद करने वाला पार्ट होगा, वो अगले चैप्टर में कवर कर लेंगे। बस नाम भी पता होंगे ना कि ट्रिपल टेस्ट में ये 3 नाम होते हैं, क्वाड्रुपल में ये 4 चीजें होती हैं, तो वो चीज बताने में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो कल कवर करते हैं। ठीक है, ओके। नए बच्चों को कैसी लगी क्लास? हाउ इज द क्लास? मजा आया आज की क्लास में सबको? ओके, ग्रेट। Okay, what's your one word for today's class? Very interactive, very nice, fabulous, nice, excellent, yummy. Very nice, excellent, good. Okay, thank you for the feedback. चलो कल मिलते हैं at the same time 5:30. Till then, bye bye, take care.
सभी लोग रिवाइज कर लेना। आज का जो मतलब कल को हम जो है ना पूरा देखेंगे हर ट्राइमेस्टर में कैसे क्या लिखना है, सब चीजें हम रूल आउट करेंगे। ठीक है, टेक केयर, बाय, आई एम एंडिंग द मीटिंग।